नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा टॉपिक्स है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो आपका शुरुआत होगा वो कहीं ना कहीं 12th लेवल से कनेक्ट हो करके ही आएगा। जैसे आपने 12th में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके का जो आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भैया जब जागो तब सवेरा, हर मुस्कान के पीछे कुछ बात होती है। और हर एक एक्सरसाइज के ऊपर आज हम लोग कुछ और भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री। ठीक है जी, यानी एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि आखिर वो कैसा दिखता है, किस तरीके से उसके प्रॉब्लम्स को बनाया जा सकता है, और क्या क्या टेक्निकली है जिसको हमको सीखा जा सकता है इस एक्सरसाइज में। तो तमाम चीजें हम बात करेंगे, बहुत ही बारीकी से बात करेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा रहता है कि आप फीडबैक नहीं दे रहे हैं। फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, कुछ कमी कुछ बेसी है तो आप जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग के पास ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री। इस पर चर्चा करके आपको लेकर के चलते हैं हम लोग, थोड़ी बहुत विस्तार पूर्वक से चर्चा करके बता देते हैं। ठीक है जी, यानी ये है तो है क्या भाई साहब, थोड़ी सी देखिए। जैसे हम लोग के पास बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, dy बाई डी एक्स प्लस में 4y इक्वल टू 6y 6x, इस तरीके का हमारे पास कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तो होता था, है कि नहीं। तो इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोगों ने देखा था कि हम दो चीजें बहुत बारीकी तरीके से फाइंड करते थे, और वो होता था हमारा ऑर्डर, और दूसरा हमारे पास होता था डिग्री। ठीक है जी, हम ऑर्डर क्या कहते थे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो हायर टाइम तक डेरिवेटिव हुआ वो उसका ऑर्डर होता था। इस इक्वेशन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है एक बार, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर 1 हो गया। दूसरी बात क्या था, डिग्री वही होता था कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखा जाता था, वो हमारा डिग्री होता था। तो इसका डिग्री देखोगे तो सीधा सीधी 1 हो गया। यानी अगर हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर चर्चा करके बताया जाए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। यानी इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशंस पर आज हम लोगों की चर्चा होने वाली है, जिसकी डिग्री और ऑर्डर 1 है। और इसकी बनाने की अलग अलग मेथड पर बात करेंगे, और खास बात करके हम लोग इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। क्लियर है बात। सिंपली ढंग से अगर हम एक इक्वेशन और लिखते हैं, चलो जी, d2y बाई डी एक्स टू प्लस में 6y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4y। अब इस तरीके का अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर आप चर्चा कर रहे हो या लिख रहे हो, रुक जाइए एक सेकंड, ज्यादा बेटर तरीके से इस इक्वेशंस को हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इसको। मजेदार ढंग से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सीखेंगे, क्योंकि भाई साहब टेंशन लेने वाली जैसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भैया इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या है, तो आप फटाक से कहोगे सर ऑर्डर तो इसका 2 है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है, इसका मतलब डिग्री हमारा 1 है। लेकिन आज की पूरी क्लास के अंदर जो हम चर्चा करेंगे वो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस पर चर्चा करेंगे जिसकी ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो। तो इस वजह से इस चैप्टर में हमें फुल टू डिटेल इस बात पे चर्चा करनी है। क्लियर है बात। जैसे एक दो इक्वेशंस और भी लिखते हैं ताकि आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हो। जैसे हमारे पास इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके का अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ से बहुत बारीकी से देखोगे तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 1 है और इसका पावर भी जो है वो 1 है। इसका मतलब सिंपली हमारा ऑर्डर भी 1 और हमारा डिग्री भी हमारा 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम इसी तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशंस पर चर्चा करेंगे। कुछ बहुत और लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी तरीके से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम अगर इस तरीके का अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं तो यहाँ से देख लो कि इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम देख पा रहे हैं
कि यहाँ पर इसकी जो ऑर्डर है वो 1 है, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव किया गया है। इसकी डिग्री की बात करें तो सीधा सीधी 1 है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावे भी अगर हम थोड़ी बहुत और लिखें, e टू द पावर x dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू y, तो ये भी हमारे पास एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 है, यानी ऑर्डर 1 है। और दूसरी बात, डिग्री भी हमारा 1 है। चलो जी, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब यहां से थोड़ी बहुत जानकारी आपको कुछ बहुत देने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद आप डिफिनेशन क्रिएट करेंगे। तो डिफिनेशन पर ले जाने से पहले थोड़ी बहुत कंसेप्ट को और बिल्ड करते हैं। मान के चला जाए कि सर आपके पास इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, ठीक है। या अगर हम कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं, सपोज दैट यूं ले लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीधा सीधी एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा कुछ ले लिया, या बाय द वे हम ऐसा कुछ करते हैं, या नीचे में वाई स्क्वायर ऐसा ले लिए। अब जरा सा देखना कि अगर हम इस वाई स्क्वायर को इधर भेज दें तो ये वाई स्क्वायर डी वाई बनेगा, और ये dx को अगर हम उधर भेज दें तो एक्स स्क्वायर dx बनेगा। यानी सर इधर जो नीचे था इसको इधर ऊपर भेज दिए, इधर जो नीचे था सर हम उसको उधर भेज दिए। और क्योंकि ये ऑर्डर भी हमारा 1 था, डिग्री भी 1 था, तो ऐसे इक्वेशंस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब इस वाले टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया तो यहां पर हुआ क्या कि यहां पर कुछ टर्म जो आया वो dy के आगे आया, यहां जो कुछ टर्म हुआ जो dx के आगे आया। चलो एक दो इक्वेशंस और लिखते हैं, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। हम इसी इक्वेशंस को थोड़ा सा समझाते हैं। वहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से dy बाई डी एक्स, एंड यहां से लिखा हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर, इतना हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है सर। इस वाले टर्म को हम इधर भेजते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां से देखेंगे तो dy, और ये dx अगर उधर जाएगा तो 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और यहां से dx हुआ। इसका मतलब ये हमने समझा कि dy के आगे भी कुछ टर्म हो सकता है और dx के कुछ टर्म आगे भी हो सकता है। तो इस तरीके का भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा जिसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 1 होगा। शॉर्ट में अगर देखें तो dy का पावर भी 1 है, dx का भी पावर 1 है, और dx के आगे कुछ टर्म है, dy के आगे भी कुछ टर्म है। तो इस तरीके का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिल सकता है। यहां पर जो टर्म आएगा dy के आगे या dx के आगे, वो x और y का कोई भी टर्म हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिंपली ढंग से ये बात को समझ सकते हैं। थोड़ी बहुत और आपको एक बार दो बार दिखा देते हैं, क्योंकि ये जितना ज्यादा आपकी क्लियरेंस होगी उतनी ज्यादा आपकी क्वेश्चंस बनाने में हेल्प होगा। तो पहले कंसेप्ट को बिल्ड कर लेते हैं हम लोग बहुत बारीकी तरीके से। चलो जी, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या ऐसा कर लो प्लस में ई टू द पावर एक्स, ऐसा कुछ टर्म है, तो हम इस टर्म को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर एक्स एंड डी वाई, और इस वाले टर्म को इधर भेज देंगे तो ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है जिसका ऑर्डर 1 है और डिग्री भी हमारे पास 1 है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर dy के आगे कुछ टर्म आएगा, यहाँ पर dx के आगे कुछ टर्म आएगा, और खास बात करके dy का पावर भी 1 है, dx का भी पावर 1 है। इसका मतलब ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर और डिग्री 1 है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो dy के आगे कुछ टर्म होगा, dx के आगे कुछ टर्म होगा। यानी अगर इसको एक इन जनरल हम मान करके चले तो इस वाले टर्म को अगर हम m मान करके चले तो ये dy ऐसा बन जाएगा। फिर अगर इस वाले टर्म को अगर हम कुछ मान करके चले n इंटू डी एक्स हो सकता है। कई बार आप dx वाले को m मान लोगे, इसके आगे वाले को n मान सकते हो, तो ऐसा आप लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जनरली वो इस तरीके का फॉर्म का दिखता है। यानी अगर हम कहें तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है, वो कुल मिलाकर के m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 वाले टर्म के तरह का दिखता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। dx के आगे कुछ टर्म होगा, dy के आगे कुछ टर्म होगा, और इस तरीके से वो दिखेगा। m और n क्या है सर, तो m और n x या y का कोई टर्म हो सकता है, और जब भी कोई x और y का टर्म का हो सकता है तो हम उसको कहते हैं कि वो जो टर्म होगा वो फंक्शन ऑफ x y का टर्म होगा, फंक्शन ऑफ x एंड y। इसका मतलब है कि अगर कोई बोलता है कि फंक्शन ऑफ x y, यानी उसमें x y का टर्म इन्वॉल्व होगा। अगर कोई फंक्शन ऑफ t एंड z बोलता है तो उसमें t और z का टर्म होगा। कोई बोलता है वो फंक्शन ऑफ p एंड q है तो उसमें p और q का टर्म होगा। बस इतने दिमाग में लगाइएगा। इसी वजह से
इस बात से घबराने की कोई जरूरी नहीं है। आइए जी आपको डिफिनेशन पर लेकर के चलते हैं और यहाँ से आपकी बाकी सारे क्लियरेंस करते हैं। देखो यार, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री कैन बी रिटन इन द फॉर्म। अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है तो वो इस फॉर्म का लिखा जाएगा, यानी m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 फॉर्म का लिखा जाएगा। यहाँ पर m और n क्या है सर? m और n जो है ओनली फंक्शन ऑफ x एंड y लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर m का x y का कोई भी टर्म इन्वॉल्व हो सकता है, n के जगह भी x y का कोई भी टर्म इन्वॉल्व हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बातें? जैसे आपको हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए कि यहाँ पर देख लो dy के आगे कुछ टर्म हो सकता है, dx के आगे कुछ टर्म हो सकता है। यहाँ देख लो dx के आगे कुछ टर्म है, dy के आगे कुछ टर्म है। तो इन दिस केस ये कुल मिलाकर के इस तरीके से हमारे पास दिखेगा, लेकिन नॉर्मली हम इस तरीके से मान के चलते हैं कि वो इस फॉर्म का होगा, यानी कि m dx प्लस n dy। m n क्या है? तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई कहने का मतलब बस इतना ही समझना है कि उसमें x और y का टर्म इन्वॉल्व होगा, बस यही ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब यहाँ पर जो भी निकल करके आएगा उसमें एक्स वाई का टर्म इन्वॉल्व होगा, इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बोलता है फंक्शन ऑफ वाई जेड, इसका मतलब यहाँ केवल y और z का टर्म इन्वॉल्व होगा, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बोलता है फंक्शन ऑफ हम और तुम, तो इसका मतलब उसमें केवल हम और तुम होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। क्लियर है बात सर? तो इन दिस सिचुएशन हम लोगों ने ये समझ लिया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 होता है वो इस फॉर्म का दिखेगा, खास बात करके। आइए अब हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इसकी मेथड पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि इसके सॉल्व करने की क्या क्या मेथड है। ध्यान से सुनिएगा। मेथड क्या होता है? जैसे हमने कहा कि भैया एक ट्रैक्टर गाड़ी है और ट्रैक्टर का नट बोल्ट अगर हमको खोलना है तो खोलने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। बहुत लोग हाथ से खोल रहे हैं, बहुत लोग रिंच से खोल रहे हैं, बहुत लोग मशीन से खोल रहे हैं, तो बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं। क्लियर है? या फिर कह सकते हो कि एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिस तरीके से उसको हम खोल सकते हैं या उस तरीके का काम को हम कर सकते हैं, तो उसको हम मेथड कहते हैं। ठीक है जी। तो शुरुआत में हम हाथ से खोले, वो अलग मेथड हुआ, कोई रिंच से खोल रहा अलग मेथड हुआ, कोई मशीन से खोल रहा अलग मेथड हुआ, तो भाई साहब कोई झटका से खोल रहा वो एक अलग मेथड हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड भी देखने को मिलता है। अब ये मेथड क्या क्या है? तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास 4 तरीके का मेथड देखने को मिलता है। अब ये 4 मेथड में सबसे पहला जो हमारा मेथड है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा हमारा मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा हमारे पास है होमोजीनियस, और चौथा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इस पर भी एक स्पेशल केस बना करके इसको भी आगे बढ़ाया जाता है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। देखो सबसे पहले हमारे मेथड में शुरुआत होती है बाय मेथड ऑफ द वेरिएबल, द मेथड ऑफ द वेरिएबल एंड द सेपरेबल। इसके अंदर अगर मोटा मोटी हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे, लेकिन सीधा सीधी बात इतना है कि हम लोग इसमें बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस को बनाएंगे। पहले मेथड के अकॉर्डिंग वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग तरीके से सेपरेट करके बनाने की कोशिश करेंगे। जब इस टॉपिक पर आएंगे तो फुल टू डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना नाम याद हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल ये हमारा पहला टेक्निक्स है या पहला मेथड है, आप ये कह सकते हो, जिसके थ्रू हम इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस को बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है सर होमोजीनियस इक्वेशन इन वाई एक्स एंड वाई, ये हमारे पास दूसरा मेथड है सर। होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स वाई ये हमारे पास सेकेंड मेथड है। और इसी सेकेंड मेथड में कई बार क्या होता है कि कुछ इक्वेशन यानी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होमोजीनियस फॉर्म में नहीं होता है, होमोजीनियस फॉर्म में नहीं बना पाता है, तो हम उसे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। और बाद में इन्हीं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को हम होमोजीनियस के अंदर कन्वर्ट करके फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। ये बातें क्लियर है? यानी हम इस मेथड में पहले तो होमोजीनियस सीखेंगे ही सीखेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन सीखेंगे, उसको सॉल्व करना सीखेंगे, ये बात क्लियर है। लेकिन कुछ इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस नहीं होगा, तो उसको हम नॉन होमोजीनियस कहेंगे। और इसको बनाने का टेक्निक क्या है कि हम सबसे पहले नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड में बात करें तो इसमें आता है लीनियर इक्वेशन,
और लीनियर इक्वेशंस के थ्रू भी हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये तीसरा मेथड हुआ। लेकिन कई बार कुछ इक्वेशन होता है जो लीनियर फॉर्म में भी नहीं दिखता है, तो ऐसे में हम इस तरीके का इक्वेशंस को नॉन लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं, या तो हम इसे फाइनली लीनियर में कन्वर्ट करेंगे और लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस चलते इसे लिखा गया है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। ठीक है, यानी उस इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। अच्छा जी, अब इसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी हमारा टाइप बहुत ही मजेदार है, यानी कि यहाँ पर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे और कुछ बहुत इक्वेशंस जो होते हैं जो एग्जैक्ट में नहीं पाए जाते हैं, तो हम उस इक्वेशंस को फाइनली कन्वर्ट करेंगे किसमें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और फिर उसका सॉल्यूशंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि इन चारों मेथड के बारे में आपको डिटेल चर्चा पता लग गया होगा। लेकिन जब इन चारों मेथड को हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम इन चारों मेथड को पढ़ेंगे तो स्टूडेंट लोग का जो सबसे पहला सवाल ये रहता है कि सर ठीक है, हमने वो सारे मेथड पढ़ लेंगे, क्लियर है, हम वो सारे मेथड तो पढ़ लेंगे, लेकिन किस मेथड के साथ क्वेश्चन बनाना है, ये बड़ा सवाल हो जाता है कि सर एग्जाम हॉल में तो हमें किस मेथड के थ्रू क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ध्यान से समझना कि एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर का अगर हम यहाँ से नट बोल्ट खोल रहे हैं, ठीक है, अब आपको खोलने के 4 टेक्निक आते हैं। नट बोल्ट खोलने के कितने टेक्निक आते हैं, 4 से। हाथ से भी खोल सकते हो, रिंच से भी, मशीन से भी और झटका से भी खोल सकते हो। तो इन दिस केस अब अगर हम आपसे पूछे कि भैया तुम किस मेथड से साथ खोलना चाहोगे, तो बोलोगे सर जो हमको आसान लगेगा, जिससे मजा आ जाएगा खोलने में, उससे खोल लेंगे। क्लियर सी बात, यही तुम बोलोगे, सिंपल सा बात है कि नहीं। तो हम भाई साहब यहाँ भी जब हम 4 मेथड सीखेंगे, उन 4 मेथड के यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस आपको शुरुआत में करवाएंगे, लास्ट में एक सारांश से बताएंगे कि देखो जी ऐसा है कि इन चारों मेथड को तो हमने सिखा दिया आपको। अब आपको देखना है कि इन सब मेथड में से कौन से मेथड से वो क्वेश्चंस बनने वाले हैं और इजीली बन जाएंगे, उस मेथड को लगा के बना देना है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यही मेथड लगाओगे तो ही बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको बस क्वेश्चंस को देखते हुए पहचान में आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आप इसमें हुनर हो जाइएगा, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात है। जैसे हम अगर मान के चलो जाए कि आपको कुंफू कराटा सिखा रहे हैं, 4 तरीके से आपको लड़ना सिखा रहे हैं, युद्ध लड़ने गए तो यहाँ थोड़ी है कि आप पूछोगे सर ये वाला कराटा पहले सिखाए थे, पहले इसी से मारेंगे, फिर सर दूसरा में इसको सिखाए थे, इससे मारेंगे, फिर तीसरा में इससे मारेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। वो तो एग्जाम हॉल में या युद्ध सेंटर में पहुंचोगे, साला जैसा दुश्मन होगा वैसा धुन देंगे, बात खत्म है। वैसी बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन जैसा आएगा वैसा धुन देंगे। इन चारों मेथड में से कोई भी अप्लाई करके उसको धुन देना है। बट अलग अलग मेथड अभी हम आपको सिखा रहे हैं, टेक्निकली सिखाएंगे अलग अलग चीजें, तो आपके पास दिमाग में होनी चाहिए। तो हमने 4 मेथड सीखा। पहला सीखा वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस, तीसरा सीखे लीनियर, और चौथा हमने सीखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये 4 मेथड है, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। तो भाई साहब अब हम लोग बात करते हैं पहला मेथड पर, जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल, और इस पर बहुत ही बारीकी तरीके से हम कमांड करने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए जी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वेरिएबल सेपरेबल क्या है। ध्यान सुनिए। तो हमने देखा कि भाई साहब हमारे पास कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसा, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लेते हैं। चलो जी ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 फॉर्म का दिखेगा। यही हमको बोला है सिंपली ढंग से। क्लियर है। अब यहाँ पर जो सवाल होता है कि यहाँ पर m में भी x y का टर्म इन्वॉल्व होगा, n में भी x y का टर्म इन्वॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में कि जिधर हमारा dx होगा और एक साइड हम भेज देंगे dy को। ऐसा भी हो सकता है कि dy इधर हो और dx इधर हो, इतना बात ध्यान में रखिएगा। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करेंगे भाई साहब, जैसे यहाँ dx है dy है,
तो पहले इसको बराबर के एक साइड dx को एक साइड dy को, या dy को इधर तो dx को उधर, यानी किसी तरीके से इस दोनों को अलग अलग साइड में ऐसे भेज देना है, बराबर के कुछ इधर बराबर के कुछ उधर, यानी dx को इधर तो dy को उधर, dy को इधर तो dx को उधर, पहले भेज देना है। ये काम आपको सबसे पहले काम कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जो dx का टर्म है उधर पूरा y का टर्म ले लाना है, जिधर dy है, सॉरी एक सेकंड मिस्टेक हो रहा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से सुनिएगा, हम इसको दोहरा देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। यहां सुनिए, जैसे ही आपके पास कोई इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जिसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है, ठीक है जी, बात वो दिखेगा, इस टर्म का क्लियर है यहां तक। अब एक साइड आपको dx को ले लाना है, एक साइड में आपको dy के ले लाना है, या ऐसा भी हो सकता है कि dy इधर हो dx इधर हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, इस बात पर दिमाग हटा दीजिए। अब करना क्या है कि जिधर dx है, जिधर हमारा dx है, सपोज कर लो कि इधर हमारा dx है, तो इधर पूरा x का टर्म आना चाहिए, इधर पूरा किसका टर्म आना चाहिए, x का टर्म, और जिधर हमारा सर dy है उधर पूरा y का टर्म आना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये dx dy ऊपर भी आ सकता है, ऐसे भी, ठीक है, या dy वाला टर्म ऊपर भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सॉरी एक सेकंड मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर dy, यानी सिंपली ढंग से ये समझो कि अगर इधर dx है तो पूरा x का टर्म इधर आना चाहिए, अगर इधर dy है तो पूरा y का टर्म इधर आना चाहिए। ये हो सकता है कि ये ऊपर में आ जाए, ये भी हो सकता है कि ये ऊपर में आए, नीचे में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ऊपर में एक नीचे में भी आ सकता है। ऐसे देख लो, dx ये fx इधर आ गया, और यहां से यहां से हम dy लिखे तो इधर में fy आ गया। ऐसे भी हो सकता है कि dx के नीचे वाला में इधर fx में नीचे आ जाए और इधर में ऊपर आ जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। हमको तो बस इतना ही दिमाग में रखना है कि जिधर हमारा dx है, dx उधर पूरा x का टर्म आना चाहिए, जिधर y है उधर पूरा y का टर्म आना चाहिए, जिधर dx है x का टर्म, जिधर dy है उधर y का टर्म। मेरे दोस्त वो नीचे आए या ऊपर आए, या नीचे ऊपर आए, ऊपर नीचे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। इतना काम आपको कर लेना है। वेरिएबल सेपरेबल में बात इतना ही है कि एक साइड dx को लेना है तो एक साइड dy को, जिधर dx है उधर पूरा x का टर्म, जिधर dy है उधर पूरा y का टर्म। जैसे हम लोग के मान के चलो ऐसा है कि एक कटोरी में इस तरीके से, सपोज करो सब्जी बाजार तुमको लेके चले गए, एक कटोरी में ऐसा हुआ कि भैया इसमें आलू 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 भी रखे हुए हो, और यहाँ पे प्याज भी मिक्स है सर बीच बीच में। सपोज कर लो यहाँ आलू के बीच बीच में, शुरुआत में आलू बना लेते हैं सर। इस कटोरी में आलू था, और इसी कटोरी में सर हमने यहाँ से हमने प्याज भी बना लिया सर। इस कटोरी में हमारे पास प्याज भी है सर, जगह जगह पर प्याज भी है सर। अब आपको बेचना है सर, तो बेचने में आपको समस्या होने लगेगी, छांटने में पब्लिक भीड़ लगा दिया, जल्दी दो आलू, जल्दी दो प्याज, जल्दी दो ये वो है तेन लहसुन प्याज करने लगा। तो भैया आप क्या करोगे कि इसको अलग अलग कटोरी में ऐसे सेपरेट करोगे, ऐसे एक कटोरी इधर लोगे, एक कटोरी इधर लोगे, ऐसे करोगे। इधर पूरा प्याज को रखोगे सर, इधर पूरा प्याज को रखोगे सर, और इधर अगर आप देखो तो इधर पूरा आप आलू को रखोगे सर, ऐसे। तो कहने का मतलब इतना ही है कि सिंपली ढंग से हमें बस इतना ही करना है कि पहले आपका वो जो इक्वेशन था उसमें x y एक साथ मिक्स था, तो हमने dx को अलग किया, dy को अलग किया, वो अलग अलग कटोरी जैसा है। जैसे ये इसको मान लो कि ये dx है, इसको मान लो कि ये dy है, कटोरी का ही नाम दिए कि dx हमारा एक अलग कटोरी हुआ, dy जो है वह हमारा अलग कटोरी हुआ, और पूरा जिधर dx है उधर पूरा प्याज प्याज को डाल दिए, यानी x x को डाल दिए, जिधर dy है उधर पूरा आलू आलू यानी y को डाल दिए। तो ऐसा ही आपको काम कर लेना है सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल में। इतना बातें क्लियर हैं तो ही आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि भाई साहब जितना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा उतना दमदार तरीके से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा। तो इतनी बातें हम लोगों ने सीखा कि भैया अगर हमारे पास ऐसा करना है, और लास्ट में जब इतना हो जाए, यानी कि अगर सिंपली ढंग से देखें तो पूरा x का टर्म dx साइड और पूरा y का टर्म पूरा तरीके से dy के तरफ आ जाए, तो बस अब आपको क्या करना है कि दोनों साइड यहां से इंटीग्रेशन कर देना है, ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो मेरे दोस्त ये काम आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। जैसे ही वो अलग अलग हुआ, dx तरफ पूरा x का टर्म, dy तरफ पूरा y का टर्म, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए मेरे दोस्त।
आपका ये निकल करके आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें ज़्यादा कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। यानी सिंपली से बात करना है कि एक पूरी तरीके से dx dy का टर्म पूरा इन्वॉल्व है, एक तरफ dx लाए एक तरफ dy, dx जिधर है उधर पूरा x का टर्म, dy जिधर है पूरा y का टर्म, आप दोनों साइड इंटीग्रेशन, काम हो जाएगा खत्म। अब इसमें मेन जो जरूरी चीज है वो साला आपको है इंटीग्रेशंस की जरूरत। और इंटीग्रेशंस की कमांड कहां से करोगे? या तो आप 11th या 12th की बुक पढ़ लो, 12th की बुक, या तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का बुक, या तो बहुत जल्द आपके बीच लेकर के आ रहे हैं, यानी कि अभी अलग प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आ चुका है आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो कमांड, शॉर्ट ट्रिक्स या कैसे आप इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, जहां आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड पहले डर को भगाया जाएगा, फिर अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बता करके फिर वहां समझा दिया गया, वो अलग प्लेलिस्ट में जाइएगा, जरूर देखिएगा, इंटीग्रेशन से रिलेटेड बना हुआ है। इन दिस केस मेरे दोस्त आज हम लोग मोटा मोटी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, पर ध्यान रहे कि ये हमारा टेक्निक है जिसको हमें बहुत बारीकी से समझना है मेरे दोस्त। और वो क्या था कि हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल में इस तरीके की कमांड हम लोगों को लेके चलना है, यानी कि अगर हम यहाँ से मेथड को शॉर्ट में अगर आपको लिख दे इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो पहला हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टर्म था, यहाँ से आपको दूसरा में एक तरफ dx और एक तरफ में dy को सेपरेट करना है, इधर पूरा x का टर्म लाना है, इधर पूरा y का टर्म लाना है, और तीसरा नंबर में मेरे दोस्त इंटीग्रेशन कर देना है दोनों साइड। तो ये हमारे पास कुल मिला करके रिजल्ट दे करके चला जाएगा। तो यही 3 मेथड पे पूरा काम होता है मेरे दोस्त। आ जाइए अब फटाफट कुछ बहुत प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस करके आपको बता देते हैं, और ध्यान रहे कि इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो जो लोग इंटीग्रेशन से में लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, उनको इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ बहुत फार्मूला पहले हम बता देते हैं ताकि वो अभी इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अंडरस्टैंडिंग ला सके। ठीक है जी, क्योंकि इन फ्यूचर अगर इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो अभी थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए जो यहाँ यूज होने वाला है, और खास बात करके आप उस लेक्चर को भी मोटा मोटी देख लीजिएगा जिससे आपकी कमांड पूरी तरीके से बन जाए, फिर इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत ना हो। तो एक बात आप जानिएगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर रहता है dx में तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ये ध्यान रखिएगा। या अगर इसी की जगह पर ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर dy तो भैया इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y। तो कुल मिलाकर के ये चीजें हमारे पास आती हैं। इसकी अगर जनरल केस की बात करें तो 1/ अगर a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर dx रहे तो भाई साहब a हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, तो बस हमारे पास ऐसा कुछ होता है इंटीग्रेशन में कि यहाँ पर 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई a हम लिख करके चलते हैं। तो ये जनरल केस होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन ये हमारे पास होता है। तो इन जनरल केस हम इसका यूज करेंगे, तो हमने पहले लिख दिया है क्योंकि आपकी कमांड उस पर बनी हुई रहनी चाहिए। तो हम अभी जितना भी क्वेश्चंस बना रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला वगैरह याद नहीं होंगे, इस वजह से पहले लिख दे रहे हैं जिसकी यूजेज है, लेकिन उम्मीद है कि आप उसे पढ़ लेंगे तो मेरे से जल्दी आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएंगे। आ जाइए सर इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग क्या मेथड लगा रहे हैं? तो हम मेथड लगा रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल का मेथड। वेरिएबल सेपरेबल का मेथड, इसका मतलब सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो गिवन इक्वेशन है, यानी कि द गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से है सर dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है सर हमारे पास dy, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 0। क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बातें हमारे पास चीजें हो गई हैं जो इक्वेशन गिवन है। मान लेना है सर कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं। अब पहला हमारा क्या कहता है सर, देख लीजिए कि हमारा जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को पहले dx को अलग कर लीजिए, dy को अलग कर लीजिए। dx dy को अलग करने के बाद जिधर dx है उधर पूरा x का टर्म, जिधर dy है उधर पूरा y का टर्म हम करेंगे सर। तो यहां से देख लीजिए, पहले dx इधर है, रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो यहां से होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस वाला पूरा माइनस में जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से बनेगा सर सीधा सीधी dy। तो हमारे पास इतना बन करके आ रहा है। अब करना क्या है सर, वो ध्यान में रखिए कि जिधर dx है सर, ये ध्यान लो कि इधर dx है, इधर हमारा dy है। तो हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि
कि अगर जिधर dx है उधर पूरा x का टर्म, जिधर हमारा पूरा dy है उधर y का टर्म, यानी इधर प्याज है तो पूरा प्याज, इधर पूरा आलू है तो पूरा आलू कर देना है सर। इधर dx है सर, पहले तो वो लिख लीजिए dx, ठीक है, और dx इधर है तो पूरा x का टर्म आएगा, तो पूरा x का टर्म इधर दिख रहा है सर, इसको अगर इधर ले लाएंगे, ये मल्टीपल में इधर आएगा तो वो सीधा सीधे डिवाइड में बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आ जाइए सर, माइनस तो माइनस, इधर है पूरा dy का टर्म सर, और यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीपल में उधर जाएगा तो सीधा सीधी 1 प्लस वाई स्क्वायर बन गया। यानी सीधा सीधी हमने एक बात तो सीख ही लिया कि भाई साहब हमने यहाँ देखा कि ये इधर dx है तो पूरा x का टर्म जहां जहां दिखा उसको सबको इधर ले लाए, यहाँ dy दिखे तो पूरा y वाला टर्म इधर था उसको इधर ले लाए, तो हमारा काम हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। यानी सीधा सीधी हमने देखा कि जिधर dx है, जिधर प्याज वाला कटोरी है उधर पूरा प्याज ले लाए, जिधर आलू वाला कटोरी उधर पूरा आलू ले लाए। सर इतना ही काम करना है आपको क्वेश्चंस बनाने में, बस इतना ही दिमाग लगाइएगा सर। उसके बाद क्या करना है सर, आपको बस इंटीग्रेशंस ले लेना है, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे ऑन इंटीग्रेशन या टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये भी आप लिख सकते हो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, यानी कि आपको इंटीग्रेशन दोनों साइड से लेने हैं सर। दोनों साइड से अगर आप इंटीग्रेशन से लोगे तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा सर, और राइट हैंड साइड में लीजिएगा तो माइनस तो बाहर निकाल दिए, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बनेगा सर। और अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बताया कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा सीधी 10 इनवर्स x लिख सकते हैं सर, और यहाँ से माइनस तो माइनस, यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 इनवर्स y लिख सकते हैं सर, एंड प्लस में c ऐड करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट टर्म तो ऐड करते ही करते हैं। यहाँ से थोड़ी बात और आगे बढ़ना चाहोगे तो आप बढ़ सकते हो सर, इस माइनस वाले को इधर ले लाएंगे तो यहाँ से 10 इनवर्स x, ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस में 10 इनवर्स y इक्वल टू c, और यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ गया सर। ऐसा ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन को बनाने हैं। क्लियर है बात? तो इतनी बातें अगर आपको क्लियरेंस है तो आप इस तरीके की क्वेश्चंस को बहुत बारीकी तरीके से बना सकते हैं और खास बात करके आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नहीं क्लियर भी हुआ है तो टेंशन नहीं लो मेरे दोस्त, अभी लगातार 2-4 क्वेश्चंस करते करते अपने आप माइंड में आ जाएगा, क्योंकि पहली बार मुलाकात में हम किसी को भी यूं ही नहीं समझ लेते हैं, थोड़ा तो समय लगता है, 2-4 बार समय तो देना पड़ता है मेरे दोस्त। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम लोग यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस दिमाग लगाने से पहले आपको बहुत कुछ इंटीग्रेशंस के बेसिक्स कंसेप्ट जो है वो थोड़ी बहुत बता देते हैं, जिससे इन दोनों क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। हम यही मान के चल रहे हैं कि अभी आपको इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला या इंटीग्रेशंस के कंसेप्ट नहीं आते हैं, तो फिलहाल हम आपको रिकमेंडेड करेंगे कि भैया जाइए इंटीग्रेशंस के वो तमाम लेक्चर्स को देखिए, ताकि आपकी कमांड बहुत अच्छे से बन पाए। तो आइए मेरे दोस्त, अब हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं और थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं ताकि आप इन सभी चीजों का यूज कर पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर देखो ऐसा होता है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास नीचे के रूप में है, ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर में अवेलेबल हो, इसका डेरिवेटिव ऊपर में ऐसा अवेलेबल हो, तो इस केस में इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है सर वो log ऑफ fx हो जाता है। यानी यूं समझ लो कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में मौजूद होता है सर, तो उसका अगर हम इंटीग्रेशन करना है तो शॉर्ट में कर सकते हैं, log लगा दिया और नीचे वाले fx को लिख दिए। इस तरीके की टेक्निकली क्या हम यूज कर सकते हैं, खास बात करके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ध्यान से रखिए, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, नीचे ले लिया हमने sin x, ऊपर ले लिया हमने cos x dx। अब जरा सा देखना, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसका डेरिवेटिव है ऊपर में अवेलेबल, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log, यहाँ sin है तो सीधा सीधे sin x ऐसा लिख देंगे सर। जैसा यूं समझ लो, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, ऊपर में है 2x एंड नीचे है 1 प्लस में x स्क्वायर और dx। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव देखोगे, 1 का तो 0, x स्क्वायर का 2x, यानी इसका डेरिवेटिव ऊपर में अवेलेबल है, तो हम सीधा सीधी log लिख देंगे, 1 प्लस में x स्क्वायर लिख देंगे ऐसा। या अगर हमारे पास ऐसा है 2y
अपॉन में 1 प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख देंगे लॉग 1 प्लस में वाई स्क्वायर। क्यों जी? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर में अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा इंटीग्रेशंस की ये कंसेप्ट जो है वो भी आप यहाँ से नोट डाउन करते चले, और अगर किसी को मूड कर रहा है कि हम इंटीग्रेशंस का क्लास नहीं करेंगे, तो हम बीच बीच में ऐसे शुरुआत में इंटीग्रेशंस के आपके कुछ कुछ बेसिक्स कंसेप्ट बताते चल रहे हैं, उस बेसिक्स कंसेप्ट को भी नोट डाउन अगर आप करते चलते तो आपकी पूरी कमांड बनते चली जाएगी। इस वजह से हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। कई बार अगर आप देखोगे कि नीचे कोई फंक्शन है और यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव अवेलेबल तो है, लेकिन कुछ टर्म वहां मिसिंग है, कुछ टर्म यहाँ पर मिसिंग है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल्स लेकर के आपको बताते हैं। जैसे यूं समझ लो कि अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा ही कोई सिचुएशन होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर में केवल x और dx होता। अब यहाँ से देख लो कि अगर इन दिस केस अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x, जो कि ऊपर में 2x मिलना चाहिए था, तो ये फॉर्मूला लगता। तो यहाँ पर x है, 2 हमारा घट रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/2 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि 1/2 तो 2 होगा और इसका डेरिवेटिव अब ऊपर में मिलेगा, तो log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मोटा मोटी हम इस बात पर भी चर्चा करते हुए चलते हैं कि भाई साहब इसकी डेरिवेटिव हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल्स और लेते हैं। अगर हम लोगों को पास ऐसा है कुछ इक्वेशन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स क्यूब है, इतना हमारे पास है। अब जरा सा देखना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 और एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर तो है लेकिन 3 कम है, तो 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा सर कि 1/3 तो 3 है और इसका डेरिवेटिव ऊपर में अवेलेबल है, तो log 1 प्लस में एक्स क्यूब लिख देंगे और इस तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन निकल करके आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके की कंसेप्ट भी आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड आनी चाहिए। अगर आप उसकी क्लास करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं भी करते हैं तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स को बगल में लिखते चलिएगा, इससे भी आपकी कमांड बनते हुए चली जाएंगी। आइए सर, अब हम लोग फाइनली जो हमारा काम है, यानी कि हम लोगों को वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उसकी कमांड बहुत बारीकी से कर लेते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं फिलहाल के लिए, इसकी जरूरत अभी इतनी नहीं है। ठीक है सर, तो इन दिस केस अब यहाँ पर हम इस वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा इक्वेशंस नंबर 2 है। इस इक्वेशंस की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशंस के रूप में, जो गिवन दैट हमें जो इक्वेशंस दिया है उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है सर वो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस में 1 है और यहाँ से dx है, प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है और यहाँ से dy है और दिस इज इक्वल टू सीधा सीधी 0 है। ये हमारे पास चीजें देखने को मिल रही है। अब हमारा काम बस इतना ही है सर कि एक साइड dx को लेना है, एक साइड dy को लेना है। यानी dx तो इधर दिख रहा है, dy हमारा इधर दिख रहा है, एक को भेज दो उधर। तुम चाहो तो इसको भी भेज सकते हो, तुम चाहो तो इसको भेज सकते हो, जिसको भेजना है मेरे दोस्त उसको भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम इसको फिलहाल रहने देते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पर हमारा dx हो गया। इस वाले पूरे को उठा के उधर भेजेंगे तो प्लस वाला उधर जाएगा तो -y1, ओहो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सीधा सीधी हो जाएगा मेरे दोस्त 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि dx वाला टर्म इधर है, dy वाला टर्म इधर है, तो जिधर dx है ना सर उधर पूरा x का टर्म आएगा, जिधर dy है पूरा y का टर्म आएगा। इतना ही तो दिमाग लगाना है। तो इधर अगर हमारा dx है, इधर देख लो x ऑलरेडी मौजूद था, x रहने देंगे। इधर x वाला टर्म इधर भी है, उसको नीचे ले लाएंगे क्योंकि मल्टीपल में इधर आएगा तो सीधा सीधी वो नीचे आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखो सर इधर dy है, तो इधर y तो ऑलरेडी मौजूद है, रहने देंगे इसको। यहाँ पर एक वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स्ट्रा में उसको इधर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में 1 बन करके आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि हमारा इधर dx था तो dx लिख दिए, x का टर्म यहाँ ऑलरेडी था x लिख दिए, इधर x का टर्म था तो उसको नीचे ला लाया ऐसे। यहाँ पर dy तो dy लिख दिए, इधर y का टर्म ऑलरेडी था, इतना y वाला टर्म इधर बचल था तो उसको हम इधर खींच दिए। तो ये हमारा हो गया फाइनली सेपरेट कि पूरा dx के तरफ देख लो कि पूरा x का टर्म आ गया, dy की तरफ पूरा y का टर्म आ गया। अब यहाँ से ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड ले लेना है, ऑन इंटीग्रेटिंग, या फिर ऐसे इसको ज्यादा ऐसा लिखना ना बेटर होगा, टेकिंग इंटीग्रेटिंग या फिर टेकिंग इंटीग्रेशन
ऑन बोथ साइड्स, ये हम यहाँ से ले लिए सर, इतना हम लोगों ने काम कर लिया। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ देख लीजिए, इससे हमारा ये बेनिफिट हुआ कि इंटीग्रेशन दोनों साइड आ गया, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एंड dx आ गया। राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो माइनस वाई डी वाई अपॉन में यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस में 1 आ गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिए। अच्छा जी, यहाँ से अगर आप चाहो तो ये माइनस को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो कोई समस्या कोई दिक्कत दुख दर्द तकलीफ होगा तो बोल दीजिएगा किसी को भी। माइनस बाहर निकल गया, यहाँ से हमारे पास ये y था, इसको भी थोड़ा मिटा ही देते हैं, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, y और dy था। अब यहाँ से देख लो, यहाँ पर अगर हम देखें को इसका डेरिवेटिव ऊपर में देखने के जैसा मिल रहा है। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर में अगर 2x मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, यानी 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x ऊपर में अगर मिल जाए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा जो अभी हमने पढ़ा। तो हम क्या करते हैं 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आना चाहिए था, 1 का तो खैर 0 है, तो 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखो 1/2 तो 2, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे सर सीधा सीधी हमारे पास सॉरी इंटीग्रेशन करोगे तो इसका डेरिवेटिव जब ऊपर में मिलता है तो लॉग लिखो और जो नीचे है उस वाले को यहाँ से लिख दो बाय अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अभी थोड़ा देर पहले बताया आपको, बराबर -1/2 तो 2, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो सीधा सीधे लिख लो लॉग y स्क्वायर प्लस में 1 तो 1 एंड प्लस में c तो c। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब दोनों टर्म को हम इधर ले ला सकते हैं, इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बारीकी तरीके से। 1/2 तो 2, लॉग तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ से देखेंगे तो प्लस 1/2 लॉग वाई स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में c। 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ से क्या बचा लॉग वाई स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड में c बचा। अभी चाहो तो 2 को इधर भेज सकते हो, यहाँ बचेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से बचा लॉग वाई स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 2c, और ये हमारा निकल करके आ गया आंसर। अगर चाहता है कि कोई बंदा हम थोड़ा बहुत और सॉल्व करें, आगे तक भी सॉल्व करें तो कर सकता है। जैसे एक फार्मूला आता है, तुम लोग पढ़ा होगा लॉग, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो एक फार्मूला जो आता है वो हम यहाँ मेंशन करते हैं। देखो बारीकी से अगर देखें तो तुम लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि log m इंटू एन अगर रहता है तो इसको हम log m प्लस log n ऐसा लिख देते हैं। अब जरा देखो यही टर्म यहाँ पर है log m प्लस log n, इसको लिख सकते हैं log m इंटू एन। तो सीधा सीधी इसको अगर लिखोगे तो log हो गया m के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, n के जगह पर वाई स्क्वायर प्लस 1 है तो वाई स्क्वायर प्लस में 1 लिख दिए, एंड राइट हैंड साइड में 2c है तो 2c लिख दिए। अगर किसी को मौका मिलता है कि सर 2c तो कोई कांस्टेंट है, इसके जगह एक नया कांस्टेंट लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा भी कर सकते हो कि सीधा सीधी इसको तुम k भी मान सकते हो, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट तो हम लोग मान ही सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई और चाहता है कि लॉग को हम उधर भेज दे तो लॉग को अगर कोई उधर भेजता है तो सीधा सीधी इधर बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वाई स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीपल, और लॉग को उधर भेजेंगे तो इधर e का पावर सीधा सीधी हो जाएगा k, और हम लोग जान रहे हैं कि ये एक तरीके का ये भी सॉल्यूशन निकल करके आ गया। तो कोई यहाँ तक भी करता है तो सही है, कोई आगे भी सॉल्व करना चाहता है, ट्रेंड वाला है बंदा तो वो आगे भी सॉल्व कर सकता है। तो उम्मीद यही है कि जहां तक सॉल्व होता है कर दीजिए, नहीं है तो जो प्रोसेसिंग है वहां तक तो आपको करना ही करना है। आज की क्लास को हम रखेंगे यहीं तक, उम्मीद है कि आपको बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। कल हम लोग मिलेंगे एक नए सत्र नए सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बनाने के ऊपर, तो उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे इन तमाम चीज़ों से। तो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलेंगे, और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, नहीं तो बहुत धुनेंगे आप लोगों को, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, नमस्कार।